मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे उस हाल में देखकर मृदुला चली गई। शायद उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मैं बच गया। शायद उन्होंने मुझे बाकी लोगों को बचाने के लिए जिंदा रखा था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे वापस गांव आकर गांव वालों को सारी बातें बतानी ही पड़ी। अगर सब जानते हुए भी मैं चुप रह जाता तो आगे होने वाली मौतों का जिम्मेदार मैं होता। सारी बातें जानकर बस्ती के सभी लोगों ने मृदुला को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। जब मृदुला को पेड़ से बांधा गया तब भी उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, मेरी मौत से यहाँ बर्बादी शुरू होगी। गांव के लोगों ने मृदुला को जलाकर मार दिया और मैं ये सब देखता रहा। अगली सुबह जब मैं मृदुला के बचे हुए शरीर को लेने उस जगह पर गया तो उसका शरीर गायब था। मुझसे पहले वो औरत मृदुला के शरीर को अपने साथ ले गई थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति से मृदुला की आत्मा को जागृत कर दिया। क्योंकि मृदुला भी काला जादू करने लगी थी, इसलिए वो एक खतरनाक पिशाच बन गई। मृदुला के मौत के अगले दिन से ही गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत होने लगी। मृदुला की आत्मा ने गांव वालों के साथ कुछ अंग्रेजों को भी मार दिया। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब इन मौतों को नहीं रोका जा सका तो मैं कुछ लोगों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ा। वहाँ हम एक अघोरी से मिले, जिन्हें हमने अपनी सारी परेशानी बताई। सब कुछ जानकर वो अघोरी हमारे साथ हमारे गांव आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आते ही वो सीधा उस श्रापित कुएं के पास गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मृदुला की आत्मा को उस कुएं में कैद कर दिया। उनके वहाँ आने से पहले ही वो औरत जा चुकी थी। शायद उसे पता चल गया था कि वहाँ कौन आने वाला था। मृदुला की आत्मा को कैद करने के बाद अघोरी बाबा जब गांव से प्रस्थान कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा, बाबा क्या आप मेरी पत्नी मृदुला की आत्मा को इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकते? अघोरी बाबा ने कहा, मैं निश्चित ही ये कर सकता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो मृदुला को मुक्त कर दें, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मृदुला की मुक्ति का समय नहीं आया है। उसकी मुक्ति सही वक्त पर सही इंसान के हाथों होगी। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से आज तक यहाँ मृदुला के हाथों किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन अब कोई भी उस श्रापित कुएं के पास नहीं जाता। बाबा ने कहा था कि मृदुला की आत्मा भले ही उस कुएं में कैद है, लेकिन अब भी वो किसी चीज की रक्षा कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज है। उस दिन के बाद से शायद वो तांत्रिक भी वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे ये डर है कि एक दिन वो दोनों वापस जरूर आएंगे और अपने अधूरे मकसद को फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। युवराज ये पढ़कर खामोश हो जाता है। सुहानी, निशा और विवेक युवराज को ही देख रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद सुहानी कहती है, इसका मतलब मृदुला की आत्मा को एक दिन मुक्त होना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। विवेक सुहानी की बात पूरी होते ही कहता है, यहाँ बात सिर्फ उस साये या मृदुला की नहीं है, यहाँ और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे वो औरत जो तांत्रिक थी और जिसने मृदुला को जागृत किया, और सबसे जरूरी बात, उसने मृदुला को शायद उस विशिंग वेल की रक्षा करने के लिए ही जागृत किया है। सुहानी कहती है, लेकिन उस विशिंग वेल के अंदर ऐसा क्या है कि वो तांत्रिक और मृदुला कई 100 सालों से उसकी रक्षा कर रहे हैं? निशा अभी शौक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कहे। वो पहली बार खामोशी से सुहानी और विवेक की बातें सुन रही थी। युवराज की नजर अभी भी उस डायरी पर थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त भैरवनाथ की कही एक बात चल रही थी। भैरवनाथ ने कहा था कि जब उसने उस साये को कैद कर लिया था तब किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ काट दिया था, जिस वजह से वो साया फिर से आजाद हो गया था। युवराज अब पूरी कहानी समझ पा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मृदुला की आत्मा आखिर किस चीज की रक्षा कर रही है। विवेक युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, युवराज सर, अभी एक पेज और बचा है, प्लीज उसे भी ट्रांसलेट कर दीजिए। विवेक की बात सुनकर युवराज उस डायरी के आखिरी पेज को पढ़ने लगता है। उस पेज को पढ़ते हुए युवराज इस बार कुछ कहता नहीं। वो उस आखिरी पेज को अपने मन में ही पढ़ रहा था। उस पेज को पढ़ते हुए युवराज हैरान होता जा रहा था, लेकिन ये भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। पूरा पेज पढ़ लेने के बाद युवराज वो डायरी बंद करते हुए कहता है, इस लास्ट पेज में कुछ भी नहीं है। विवेक उस पर शक करते हुए कहता है, लेकिन सर अभी तो आपने वो पेज पढ़ा ना, तो क्या लिखा था उसमें? युवराज सीरियस होकर कहता है, वो लास्ट पेज में राइटर इमोशनल हो गया था और उसने अपनी वाइफ की तारीफ में कुछ लाइंस लिखी हैं, साथ में उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स के बारे में भी शेयर किया है। मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब नहीं सुनना चाहिए। विवेक युवराज की बातों से कन्विंस हो जाता है, क्योंकि उसकी बात मानने के अलावा विवेक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
युवराज विवेक से कहता है, विवेक, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये डायरी कुछ दिनों के लिए रख सकता हूँ? मैं इसे एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। विवेक हाँ में सर हिला देता है और युवराज वो डायरी लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। सुहानी को उसका ये बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहती है, क्या सच में राइटर ने डायरी के लास्ट पेज में अपनी और अपनी वाइफ की पर्सनल मोमेंट शेयर किए हैं, या फिर युवराज सर हमसे कुछ छुपा रहे हैं? शाम के 6 बज रहे थे। सुहानी दीवान विला में युवराज को ढूंढ रही थी, लेकिन युवराज उसे कहीं नहीं मिल रहा था। दीवान विला के 2nd फ्लोर में युवराज का पर्सनल जिम था, जहां उसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस जिम के अंदर से किसी चीज को बार बार पंच मारने की आवाज आ रही थी। जिम के अंदर युवराज अपने सामने लटके पंचिंग बैग को गुस्से से बार बार पंच मार रहा था। युवराज इस वक्त अपने जिम आउटफिट में था। कमरे में एसी फुल होने के बावजूद युवराज की पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था। पसीने से उसके बाल भी भीग चुके थे। युवराज का पंचिंग बैग किसी नॉर्मल पंचिंग बैग से काफी बड़ा और भारी था। युवराज गुस्से में लगातार उस पर अपने पंच बरसाए जा रहा था। उसे मारते हुए युवराज के दिमाग में बार बार उस डायरी का लास्ट पेज और वो काला साया आ रहा था। ये सब सोचते हुए युवराज का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उस पंचिंग बैग को मारते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। जैसे जैसे युवराज के आंखों की पुतलियां लाल हो रही थीं, वैसे वैसे उसका पंच और भी पावरफुल होता जा रहा था। अब वो पंचिंग बैग युवराज के पंच से और भी पीछे जाने लगा था। युवराज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिर से उसके साथ वही सब हो रहा है। कुछ ही पलों में युवराज की आंखों की पुतलियां ब्लड रेड हो जाती हैं। युवराज एक जोर का पंच उस पंचिंग बैग पर मारता है, जिससे वो पंचिंग बैग टूटकर कई फीट दूर जाकर गिर जाता है। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो उस एनर्जी का क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका शरीर उस एनर्जी के प्रेशर से फट जाएगा। युवराज गुस्से से अब जिम की दीवारों को पंच मारने लगता है। उसके 2-3 पंच से ही वहाँ की दीवार भी डैमेज हो जाती है। इधर सुहानी युवराज को ढूंढते हुए 2nd फ्लोर तक आ गई थी। उसे जिम के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सुहानी सोचती है कि युवराज जिम के अंदर होगा। वो बिना कुछ सोचे जिम के अंदर चली जाती है। जैसे ही सुहानी उस जिम के अंदर जाती है, वो देखती है कि युवराज गुस्से से दीवार में पंच मार रहा है। वो घबराती हुई युवराज के पास आती है और उससे कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सुहानी की आवाज सुनकर युवराज के हाथ रुक जाते हैं। युवराज इस वक्त सुहानी की तरफ पीठ किए हुए था। युवराज उसकी तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही सुहानी की नजर युवराज पर पड़ती है, वो अवाक रह जाती है। युवराज बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी लाल आंखें, गुस्से से भरा चेहरा और उसकी तेज हुई सांसें किसी खूंखार जानवर की तरह लग रही थी। सुहानी युवराज को इस तरह देखकर घबरा जाती है। सुहानी डर से हकलाते हुए कहती है, युवराज सर, आपको क्या हो रहा है? आपकी आंखें फिर से। सुहानी इससे आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। जिस युवराज के साथ होने पर उसे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता था, आज उसी की आंखों में सुहानी को अपने लिए खतरा दिख रहा था। युवराज गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। युवराज भी सुहानी को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन साथ ही वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो सुहानी को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के अंदर 2 पर्सनालिटी हैं, एक जो सुहानी पर अटैक करना चाहता है और दूसरा जो खुद को सुहानी पर अटैक करने से रोक रहा है। सुहानी घबराई हुई थी और युवराज के सामने उससे कुछ ही दूर पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर युवराज के चेहरे से उसके हाथ पर जाती है। युवराज के हाथों पर दीवार को पंच मारने की वजह से चोट लगी थी। ये देखकर सुहानी बाकी सब कुछ भूल जाती है और भागते हुए युवराज के पास आ जाती है। सुहानी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, युवराज सर, आपको चोट लगी है। सुहानी फिर से युवराज के चेहरे को देखती है। युवराज अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था। सुहानी युवराज को इतने पास से देखकर डर जाती है। अगले ही पल युवराज अपना हाथ झटक लेता है और अपने दूसरे हाथ से सुहानी के चेहरे को जोर से पकड़ लेता है। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की आंखें भर जाती हैं। सुहानी युवराज की गुस्से से भरी लाल आंखों को देखते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे दर्द हो रहा है। युवराज एक झटके में सुहानी को छोड़ देता है और पीछे मुड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। युवराज गुस्से में सुहानी से कहता है, यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे पता नहीं कि मुझसे क्या हो जाएगा। युवराज ने इस वक्त एक जिम इक्विपमेंट को जोर से पकड़ रखा था।
सुहानी युवराज को ऐसे देखकर घबराई जरूर थी, लेकिन वो उसे इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। सुहानी जानती थी कि युवराज इस हालत में दूसरों के साथ साथ खुद को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सुहानी वहीं रुककर हर उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब युवराज अपने इस रूप में आया था। पहली बार जंगल में भेड़ियों को रोकने के लिए और दूसरी बार समायरा के सामने उस साय को रोकने के लिए। तभी सुहानी के दिमाग में एक बात आती है। अब तक युवराज सुहानी की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। सुहानी हिम्मत करके उसके सामने चली जाती है। आज अगर सुहानी की जगह कोई और इंसान होता तो वो युवराज को ऐसे देखकर एक सेकंड भी वहां नहीं रुकता, लेकिन सुहानी को इस वक्त युवराज से जितना डर लग रहा था उससे कई ज्यादा उसे युवराज की फिक्र हो रही थी। क्या हो रहा है युवराज के साथ? क्या अनजाने में इस बार युवराज सुहानी को हर्ट कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुहानी धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ती है। उसे अब युवराज के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज उसे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। सुहानी युवराज के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है। उसके ऐसा करते ही युवराज गुस्से में सुहानी की तरफ बढ़ता है। सुहानी बड़े प्यार से धीमी आवाज में कहती है, श्श, काम डाउन। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज रुक जाता है। सुहानी धीरे से युवराज के और करीब जाती है और उसका सर थोड़ा नीचे झुकाकर अपना सर उसके सर पर टिका देती है और फिर कहती है, टेक अ डीप ब्रेथ। युवराज अब शांत होने लगा था। वो एक गहरी सांस अंदर लेता है। इस वक्त सुहानी और युवराज का चेहरा इतना नजदीक था कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। सुहानी की ये नजदीकी युवराज को सुकून दे रही थी। वो दोनों काफी समय तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद सुहानी धीरे से युवराज के गले में हाथ डालकर उसे गले से लगा लेती है। युवराज अभी भी अपने होश में नहीं था। वो भी सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे की दिलों की धड़कन को आसानी से महसूस कर पा रहे थे। अब युवराज पूरी तरह से शांत हो चुका था। थोड़ी देर बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो सुहानी की बाहों को पकड़कर खुद से अलग करता है। सुहानी भी अपनी आंखें खोलती है और युवराज से अलग हो जाती है। सुहानी इस वक्त ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन युवराज हैरान था। वो सुहानी को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? सुहानी युवराज से कहती है, क्या? युवराज एक्सप्लेन करता है, तुमने मुझे ठीक कैसे किया? सुहानी युवराज से कहती है, आपको शांत करके। युवराज कंफ्यूज होकर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, वो क्या है ना, हमारा कोई करीबी या हम जिनसे प्यार करते हैं, जब हम उनको हग करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। सुहानी ने बिना कुछ सोचे एक सांस में ये बात युवराज से कह दी। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो सीरियस होकर सुहानी से कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सुहानी खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो नर्वस होकर कहती है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। युवराज कहता है, नहीं, तुमने एग्जैक्टली यही कहा। सुहानी घबराते हुए कहती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। युवराज को सुहानी की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, जो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। युवराज आगे कहता है, अभी तुम ये कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाद में ये भी कह सकती हो कि मैंने तुम्हें अपने घर में किडनैप करके रखा है। अब सुहानी की शक्ल रोने वाली हो गई थी। ये देखकर युवराज उसे कहता है, अब ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। सुहानी एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ युवराज को देखती है और मन ही मन कहती है, आपका मजाक इतना सीरियस क्यों होता है? सुहानी बात को बदलते हुए युवराज से कहती है, लेकिन आपको हुआ क्या था? आप इतने गुस्से में क्यों थे? सुहानी के इस सवाल से युवराज भी सीरियस हो जाता है और उसे जवाब देता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। जब से उस साय ने मुझ पर अटैक किया है, तब से कभी कभी मेरी शक्तियां मुझ पर हावी होने लगती हैं। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। सुहानी युवराज की बात बड़े गौर से सुन रही थी। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी कहती है, तो क्या उस साय ने, मेरा मतलब मृदुला की आत्मा ने आपके साथ कुछ किया है? युवराज सुहानी की बात से असहमत होते हुए कहता है, नहीं,
मुझे लगता है कि समायरा ने मेरे साथ कुछ किया है। सुहानी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी युवराज उससे कहता है, तो क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? सुहानी मुंह बनाकर कहती है, नहीं तो मैं क्यों आप पर नजर रखूंगी? युवराज उससे कहता है, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? सुहानी को अचानक एक बात याद आती है और युवराज से कहती है, अरे हाँ, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आई थी। युवराज कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सुहानी जवाब देती है, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, बोलो। सुहानी अपने आसपास देखने लगती है। उसे कुछ दूरी पर वो कैरी बैग दिखाई देता है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। सुहानी उस कैरी बैग को लेकर युवराज के पास आती है और उससे कुछ बाहर निकालती है। वो कोई चीज थी जिस पर कपड़ा लिपटा था। सुहानी उसे युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज सुहानी से बिना कोई सवाल किए उसे अपने हाथों में ले लेता है और उस सामान के ऊपर से कपड़ा हटाने लगता है। कपड़ा हटाने के बाद युवराज जो देखता है उसे देखकर वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाता। ये वही कटार थी जिससे उस साये ने सुहानी पर वार किया था, लेकिन लगा युवराज को था। युवराज ने उस कटार को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कटार उसे कहीं नहीं मिला था। युवराज हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहता है, ये कटार तुम्हारे पास कैसे आई? सुहानी युवराज से कहती है, उस रात मैंने ये कटार वहाँ से उठा लिया था। लेकिन क्यों? युवराज पूछता है। सुहानी जवाब देती है, उस रात जब आपकी टीम आपको और समायरा को हॉस्पिटल ले गई थी, तब मैं कुछ देर वहीं थी। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो मेरी नजर इस कटार पर पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए और मैं इसे अपने साथ ले आई। युवराज बड़े गौर से उस कटार को देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अब शायद भैरवनाथ मुझे बता पाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इधर अक्षय अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने आसपास बड़ी सावधानी से देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सबकी नजर से बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर में वो युवराज के कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अक्षय युवराज की ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। वो युवराज की ड्रेसिंग टेबल से उसका यूज किया हुआ कोम उठाता है और उसे गौर से देखता है। उसे उस कॉम में एक बाल दिखता है जो युवराज का था। अक्षय उस बाल को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर निकाल देता है और उसे अपने चेहरे के सामने लाकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ये काम तो आसानी से हो गया, अब एक और काम बाकी है। वहीं युवराज के हाथों में वो कटार देकर सुहानी जिम से बाहर चली जाती है और युवराज गौर से उस कटार को देखने लगता है। युवराज उसे अपने हाथों में पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी एनर्जी फील करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या, मैं इस कटार में कोई एनर्जी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस रात जब मैंने इसे छुआ था तब इसमें काफी एनर्जी थी। कुछ सोचने के बाद युवराज आगे कहता है, शायद समायरा ने इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। जिम से निकलने के बाद युवराज शावर ले रहा था। वो वॉशरूम की दीवार पर अपना हाथ रखकर शावर के नीचे खड़ा था। युवराज पर पड़ती पानी की एक एक बूंद उससे उस नेगेटिविटी को अलग कर रही थी जो कुछ देर पहले तक उसके अंदर थी। युवराज के दिमाग में इस वक्त जिम के अंदर का इंसिडेंट चल रहा था जब सुहानी उसके साथ थी। सुहानी का युवराज के करीब आना, उसे संभालना, उसे इतने प्यार से गले लगाना, उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होना, ये सारी बातें युवराज को बेचैन कर रही थी। इससे पहले युवराज सुहानी से जुड़ी हर फीलिंग को अपने मन में ही नकार देता था, लेकिन जब से उसने अक्षय के सामने सुहानी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की थी, तब से उसके लिए सुहानी से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इधर युवराज वॉशरूम में शावर ले रहा था और सुहानी उसके बेडरूम के बाहर खड़ी थी। सुहानी दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, युवराज सर। युवराज वॉशरूम में था, इसीलिए वो सुहानी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। सुहानी के कई बार आवाज देने पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो सुहानी युवराज के कमरे के अंदर चली जाती है। सुहानी युवराज के कमरे के अंदर कुछ कदम ही आ पाई थी कि तभी युवराज टॉवल में वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। उसने सुहानी को ऐसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। युवराज को देखते ही सुहानी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों एक साथ पीछे मुड़ जाते हैं। युवराज गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी भी हड़बड़ाते हुए कहती है, आप घर में टॉवल पहनकर क्यों घूम रहे हो? सुहानी की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ टॉवल में घूमूं या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सुहानी खामोश हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि युवराज बोल तो सही रहा है। युवराज देखता है कि सुहानी अभी भी कमरे में है तो वो चिढ़कर कहता है, अब यहाँ मेरी जासूसी करना बंद करो और जाओ यहाँ से। अब युवराज की बात सुनकर सुहानी भी चिढ़ जाती है
और कहती है, मैं यहाँ आपकी जासूसी नहीं कर रही। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? युवराज कहता है। सुहानी जवाब देती है, मैं आपकी चोट पर दवा लगाने आई थी। युवराज कहता है, कौन सी चोट? सुहानी युवराज को ताना मारते हुए कहती है, जिम में दीवार के साथ आप जो WWE खेल रहे थे ना, उससे आपके हाथों में चोट लगी है। सुहानी के ये कहने पर युवराज अपने हाथ सामने करके उन्हें देखता है। उसके हाथों में सच में काफी चोट लगी थी। उसे इन चोटों का बिल्कुल एहसास नहीं था। अब भी युवराज और सुहानी ने एक दूसरे की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। युवराज थोड़ा शांत हो जाता है और सुहानी से कहता है, तुम्हें इस पर दवा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लगा लूंगा। सुहानी झूठी हंसी के साथ कहती है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपने चोट ठीक तो करते नहीं, ऊपर से दवा भी नहीं लगाना है। मैं आपके हाथ में दवा लगाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। सुहानी को इतना फिक्र करता देख युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी स्माइल छिपाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सुहानी जवाब देती है, मैंने भी कहा ना, मैं दवा लगाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। युवराज सुहानी को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। युवराज के ये कहते ही सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना मुंह बनाकर फ्लोर पर पालती मारकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप दवा कैसे नहीं लगवाते। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज हैरान रह जाता है। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, आप जल्दी से चेंज करके मेरे सामने आ जाइए, मैं बस दवा लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी। युवराज सुहानी के सामने हार मान लेता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। वो कपड़े पहनकर बाहर आता है। इस वक्त युवराज ने नेवी ब्लू टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सुहानी अभी भी युवराज की तरफ पीठ किए जमीन पर बैठी थी। युवराज अपने बेड पर बैठ जाता है और फेक एरोगेंस के साथ कहता है, आ जाओ डॉक्टर सुहानी शर्मा। क्या है युवराज की इस हालत की वजह? क्या युवराज इस बात का पता लगा पाएगा? क्यों सुहानी के करीब आते ही युवराज की शक्तियां कंट्रोल हो जाती हैं? जानने के लिए सुनते